हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग 10th क्लास के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो तो अच्छे लग ही रहे होंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट भी करिए। आप लोग को अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए, हम आपको उसके सॉल्यूशन भेजेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों को समझाया जाए। तो हम तीसरे टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग को नाम सुन के ही लग रहा होगा डिस्प्लेस होना, यानी कोई चीज कहीं से डिस्प्लेस हो रही है, हट रही है, रिमूव हो रही है। तो हम पहले नाम को समझकर उसके रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन में चलते हैं, फिर एक एक करके 3 इसके केमिकल इक्वेशन देखेंगे, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होती है। इन रिएक्शन वन एलिमेंट हैज डिस्प्लेस या रिमूव। एक एलिमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा या रिमूव करेगा अनदर एलिमेंट, यानी दूसरे एलिमेंट को रिमूव करेगा वो। यानी जब वो रिएक्शन, सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट इसके अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, यानी ये इधर का एलिमेंट इधर आ जाता है। तो इस तरीके के जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आसानी से हम लोग इस तरीके से समझते हैं। हमने क्या लिया, हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि कलर में कैसा होता है? ब्लू होता है। तो अब उसके अंदर हमने आयरन नेल डालेंगे, 2 आयरन नेल डाल देंगे, या एक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयरन नेल डालेंगे और उसको 20 मिनट तक वेट करेंगे। 20 मिनट तक वेट करेंगे। डालने के बाद जब 20 मिनट के बाद जब उसको निकालेंगे तो आप देखोगे क्या, उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउनिश हो जाएगा। किसका? नेल का। नेल का जो कलर होगा, आयरन नेल का जो कलर होगा, वो 20 मिनट के बाद कैसा हो जाएगा? ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ये कलर हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इसी नाम से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे आप लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, कैसा कलर बनता है? ब्राउनिश। तो हमारा आयरन कैसा होता है? ब्राउनिश। और जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू होता है वो फेडेड हो जाता है, यानी हल्का पड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये रिएक्शन होती है। इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, ये जो आयरन होता है और यहाँ पे हमारा कॉपर है, ये जब रिएक्शन करते हैं, आयरन जब कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है? ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और कॉपर क्या होता है? अलग हो जाता है। और सल्फेट के सॉल्यूशन जो होते हैं, वो सल्फेट जो आयरन होता है वो किसके साथ? आयरन के साथ जुड़ जाता है। तो ध्यान देखना, यहाँ से ध्यान से समझना कि होता क्या है कि कॉपर जो होता है आयरन के अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये सल्फेट के साथ आ जाता है। तो याद रखना, जो जितना पावरफुल होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वही इन्वॉल्व रहेगा रिएक्शन के अंदर, और बाकी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये रिएक्टिव नहीं था इससे ज्यादा, तो इसके साथ ऐड नहीं हो पाएगा। यानी रिएक्टिव जो ज्यादा होता है वो ज्यादा तेज रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो इस तरीके से आयरन जो हो गया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन सल्फेट और कॉपर। आगे चलते हैं। अब जो हमारा जिंक इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इसी तरीके से जिंक का जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है कंपेयर टू कॉपर। तो कंपेयर टू कॉपर से रिएक्टिविटी हाई इसकी ज्यादा है, इस वजह से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये हमारा कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, जिस वजह से हमारा सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो आगे तीसरे इक्वेशन में चलते हैं। लेड और कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है, लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है, तो इसी तरीके से ये हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लोरीन पार्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, और हमारा डिस्प्लेस होने के बाद कॉपर अलग, और क्लोरीन जो आयन है वो लेड के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? लेड क्लोराइड। क्या बनेगा? लेड क्लोराइड। और साथ में कॉपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकेंड टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 क्या हमारा, फर्स्ट टाइप के बाद टाइप 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यह है या द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे क्या, इसमें होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मींस हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स के अंदर जो मेटल जो आयंस में वो टूट जाते हैं अपने आप। जब हम क्या करेंगे, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या रख लिया, इसके अंदर हमने रख लिया सोडियम सल्फेट, और एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या रख लिया, बेरियम क्लोराइड। इन दोनों के सॉल्यूशन है। अब दोनों को आपस में क्या किया, मिक्स कर देंगे। जब दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो उनके जो वो जो हमारे पास कंपाउंड है वो अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यानी सोडियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग, बेरियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आयंस में ब्रेक होने के बाद वो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी एक डिस्प्लेसमेंट होता, एक डिस्प्लेस हो रहा है तो ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से इस रिएक्शन में, तो यहाँ से सोडियम जो है वो क्लोरीन के पास चला गया और बेरियम जो है सल्फेट के पास चला गया। तो अगर हम देखें, अगर एक जाता तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो मौजूद हमारे पास आयंस है वो भी क्या हो रहा है, इसके पास डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस तरीके से दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। याद रखना आयंस कब होंगे, जब दो कंपाउंड यानी जो सॉल्यूशन जब आपस में मिलाए जाएंगे। जब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो वो अपने आयंस में क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद वो आयंस जो होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसी एक्सचेंज होने की जो घटना होती है इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो चलो आगे देखते हैं, इसका रिएक्शन देख लीजिए। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आप लोग समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे एक प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट। पहले हम समझेंगे प्रेसिपिटेट होता क्या है ना। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हो, यानी मतलब घुलनशील नहीं हो। जो घुलनशील नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे जमने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं। तो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और यह एक प्रेसिपिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन में ये व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलनशील नहीं होता है। ध्यान रखना इसे। और ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रेसिपिटेट बचता है, यानी कोई भी अवक्षेप नीचे बचता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो याद रखना प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस यानी रिएक्शन के दौरान ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, और वो नीचे मतलब बेस पे क्या होते हैं, जम जाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसी के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक व्हाइट वॉशिंग है, व्हाइट वॉशिंग। आप लोग जानते हो व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, नहीं जानते? अगर जानते हो तो अच्छी बात है। तो व्हाइट वॉशिंग होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना, इन सबके नाम याद रखना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम याद रखना, यानी इसके कॉमन नेम है ये सब के सब, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, है ना। तो कॉमन नेम याद करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं जितने भी कॉमन नेम आपको बताता रहूँ, एक लिस्ट बना लेना, उस लिस्ट में उन कॉमन नेम को लिखते चलना। बाद में आपको ढूंढने में
परेशानी कम होगी। ये तो बाद में आपको सारे के सारे कॉमन नेम ढूंढने होंगे, फिर याद करने होंगे। ऐसे क्या होगा, मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप लोग कॉमन नेम सेलेक्ट करके रखते रहना एक जगह पे अलग कॉपी में, जिससे आपके कलेक्शन हो जाएगा कॉमन नेम का, तो उससे आप आसानी से याद कर सकते हो और कोई छूटेगा भी नहीं। तो याद रखना इस चीज को। तो और अगर हम मार्बल की बात करें, मार्बल, तो मार्बल का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट आप लोग नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा आप लोग को वीडियो में, या अगर कुछ डाउट हो रहा है या अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स आएगा तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो हमारे साथ साथ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।